का क्रैक एग्जाम ऑनलाइन के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम सेकंड ग्रेड के संस्कृत शिक्षा विभाग के द्वारा जो पेपर लिया गया था उसके अंदर जो भी जीके के संबंधित क्वेश्चन रहने वाले हैं उनका हल करने वाले हैं। और आप अगर राजस्थान के सेकंड ग्रेड के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, सेकंड ग्रेड वालों के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। अगर रीट की भी तैयारी कर रहे हो ना तो उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा मील का पत्थर साबित होने वाला है। बहुत अच्छा वीडियो रहने वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक एंड कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा है। साथियों, आपको यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन जो हमारा दे रखा है, लोक देवता दे रखे हैं और उनके मुख्य तीर्थ स्थल दे रखे हैं, उनको सुमेलित करना है। तीर्थ स्थलों को उनको सुमेलित करना है। साथियों, तल्लीनाथ जी पांचोटा गाँव जालोर, एक में क्या आ जाएगा, ए आ जाएगा, ये ध्यान रखोगे। तेजा जी का क्या हो जाएगा, पर्वतसर नागौर हो जाएगा। तेजा जी आप सभी को पता होगा पर्वतसर नागौर, यानी 2 में हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। देवनारायण जी का आप सभी को पता होगा, ये हमने जो हमारे प्रीवियस ईयर के जो वीडियो है उसके अंदर हमने ये क्वेश्चंस कर रखे हैं। अगर आप आज का वीडियो देखोगे ना तो इसमें देखोगे ये आरपीएससी का पेपर है। इसमें आप ये देखोगे कि आरएसएसएमबी ने जो पेपर लिए है ना उनमें ये क्वेश्चन आए हुए हैं और आरएसएसएमबी वाले यहाँ पर आपको मिलेंगे, वो मैं आपको बता दूंगा कौन सा क्वेश्चन कहाँ पर आया हुआ है। देवनारायण जी वाला तो अभी हमने 1-2 पेपर पहले ही पढ़ा है, तो देवनारायण जी तो आसिंद हो जाएगा, यानी 3 में क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। और पाबू जी का आप सभी को पता होगा कोल्लू गांव फलोदी हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 नंबर में सी आ जाएगा। तल्लीनाथ जी पांचोटा गांव जालोर, तेजा जी पर्वतसर नागौर हो जाएगा, देवनारायण जी आसिंद भीलवाड़ा, पाबू जी कोल्लू गांव फलोदी, यानी ऑप्शंस क्या हो जाएगा, ए बी डी सी, ये जो भी ऑप्शन होगा वहां पर आपका मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संत पीपा जी के यहाँ पर आपको गुरु बताने हैं। साथियों, क्या पूछना चाहता है, संत पीपा जी के गुरु कौन थे? गुरु आप सभी को पता होगा रामानंद जी। रामानंद जी जो हैं संत पीपा के गुरु थे। रामानंद जी जो हैं संत पीपा जी के गुरु थे। साथियों, नेक्स्ट देखते हैं। ये सेकंड ग्रेड वालों के लिए तो मील का पत्थर साबित होगा, रीट वालों के लिए भी बहुत विशेष और बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। हाँ, फॉरेस्ट गार्ड वालों के लिए भी ये वीडियो अच्छा रहेगा। जो राजस्थान के किसी भी स्टेट लेवल एग्जाम की अगर तैयारी करना है ना, उसके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाला है। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? ये क्वेश्चंस आप देख सकते हो किसी न किसी एग्जाम में हाल ही में पूछे गए हैं। आदिवासियों का कुंभ पूछा गया तो आपको पता होगा बनेश्वर मेले को कहा जाता है। ये रहा आपका ऑप्शन, बनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। 4 नंबर ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा, बनेश्वर मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है? साथियों, अगर आपने फॉरेस्ट गार्ड का सेकंड शिफ्ट का पेपर देखा है ना, सेकंड शिफ्ट का जो पेपर कैंसिल हो चुका है, 12 तारीख को पेपर हुआ जो कैंसिल हो चुका है, उस एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, बुद्धि विलास ग्रंथ का पूछा गया था। सेकंड शिफ्ट का पेपर है बुद्धि विलास, वही क्वेश्चन अब देख लो, आरएसएसएमबी ने आरपीसी से ये क्वेश्चन उठा लिया ना। और कभी अभी जो सेकंड शिफ्ट का पेपर हुआ है आप जाकर चेक कर सकते हो, उसमें बुद्धि विलास पूछा गया है। तो मैं आपको यही कहना चाहूँगा, आपका 80% पेपर कंप्लीट यहाँ से हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप जरूर लगाएं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर लगाएं, इससे आपके आगामी एग्जाम में आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान मिलने वाला है। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अब आपको बताना है कि बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक कौन है। बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक है भक्त राम शाह। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, भक्त राम शाह जो है बुद्धि विलास ग्रंथ के लेखक हैं। साथियों, एक काम आप यहाँ पर ये कीजिए कि जैसे ही आप है ना, ये भक्तराम बुद्धि विलास ग्रंथ भक्तराम का हो गया, एक साइड अपना जो नोटबुक है उसके एक पेज पे पुस्तक की हेडिंग डालिए। जो महत्वपूर्ण पुस्तकें, यानी कुछ 10 से 15 पुस्तकें जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, हर बार एग्जाम में पूछी जाती हैं, उनको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे आज ये आई है बुद्धि विलास ग्रंथ, अभी आप जैसे लिखोगे ना तो आपको लगेगा ये क्या कर रहे हैं। एक जैसे आप धीरे धीरे जैसे 15-20 लिख लोगे ना तो आपको पता चलेगा। और फिर जैसे जोन से एग्जाम में आए उसका एग्जाम डेट लगा देना, भी ये सेकंड ग्रेड में पूछा गया है, ये वन रक्षक में पूछा गया, तो उसके आगे ये लगाइए तो आपको पता चलेगा ये पुस्तकें कितनी बार एग्जाम में आ चुकी हैं। बुद्धि विलास ग्रंथ आप ये कॉपी में नोट डाउन करना, फिर आगे लिख देना भक्तराम शाह। नेक्स्ट चलते हैं। संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18, 1948 को किसके द्वारा उद्घाटन किया गया था? संयुक्त राजस्थान का अप्रैल 18 अप्रैल 1948 को जो है उद्घाटन किया गया था, किसके द्वारा किया गया था? साथियों, आप सभी को पता होगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू जो होते हैं संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन करते हैं। संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन कौन करते हैं? 18 अप्रैल 1948 को करते हैं जवाहरलाल नेहरू करते हैं। आप सभी को पता होगा के एम मुंशी की सलाह पर तो मत्स्य संघ का नामकरण किया जाता है। मत्स्य संघ का नामकरण के एम मुंशी की सलाह पर। आप सभी को यह भी ध्यान आना चाहिए, फर्स्ट का कौन उद्घाटन करते हैं? एनवी गॉडगिल। उद्घाटन कौन कर रहे हैं यहाँ पे? एनवी गॉडगिल। फर्स्ट जो होता है ना, कब होता है? 18 मार्च को जो फर्स्ट
चरण होता है, उसमें एनवी गॉडगिल उद्घाटन करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं साथियों, निम्न में से किस देवी को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है? लोक देवी है जिसे शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है, बताना है। इसके लिए राइट रहेगा महामाया माता। महामाया माता है, उन्हें शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। महामाया माता को शिशु रक्षक लोक देवी माना जाता है। 1936 में मेघाराम ने किस स्थान पर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की थी? 1936 के अंदर करते हैं, मेघाराम करते हैं, ये ध्यान रखना है। कब करते हैं? 1936 में मेघाराम करते हैं। किस प्रजामंडल आंदोलन की? बीकानेर प्रजामंडल आंदोलन की। करते कहां पर है? तो कलकत्ता के अंदर। कहां पर करते हैं? कलकत्ता के अंदर करते हैं साथियों। 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा, कलकत्ता के अंदर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना मेघाराम 1936 के अंदर करते हैं। नेक्स्ट है, राजस्थान का उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिमी विस्तार पूछा गया है। उत्तर से दक्षिण मतलब तो ये वाला विस्तार और ये वाला विस्तार आपको यहाँ पर बताना है। उत्तर से दक्षिण जो विस्तार आप सभी को पता होगा ये है 826, और जो ये वाला विस्तार है ना, ये वाला, ये कितना है? 869। तो 826 869 हो जाएगा, तो 3 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। साथियों एक चीज़ और हो सकती है एग्जाम में, यहाँ पे चलो ऑप्शन नहीं है, ये ऑप्शन इस प्रकार भी हो सकता था 869 और 826। तो ये जो ऑप्शन है ना, दोनों ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलते 869 826, तो ये वाले ऑप्शन सही होता, क्योंकि उत्तर से दक्षिण पूछा गया तो पहले उत्तर से दक्षिण है तो उत्तर से दक्षिण पहले आएगा, फिर पूर्व से पश्चिम पूछा है तो पूर्व से पश्चिम बाद में आएगा। ये चीज़ भी होती है ना, तो ये ऑप्शन गलत हो जाता है, ये ध्यान आपको रखना है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को क्या कहा जाता है, मतलब अन्य किस नाम से हम गोडवाड़ प्रदेश को जानते हैं? ये क्वेश्चन तो आपको बहुत बार हमने करवा दिया है, बहुत बार हमने ये क्वेश्चन कर लिया। गोडवाड़ प्रदेश को हम लूनी जवाई बेसिन्स भी कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को हम लूनी जवाई बेसिन्स कहते हैं। गोडवाड़ प्रदेश को हम लूनी जवाई बेसिन्स भी कहते हैं। नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कोपेन के वर्गीकरण का जो अनुसार आपसे पूछा गया है, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? कौन सा वर्गीकरण पूछ रहा है? कोपेन का, गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर से पूछा गया है। ये क्वेश्चंस भी एग्जाम में अभी हाल ही में पूछा गया था। ये सेकंड जो अभी हमने वन रक्षक के जो एग्जाम हुए हैं ना, उनमें ये क्वेश्चन आया हुआ था, उसमें आपसे सिर्फ गंगानगर पूछा गया था, तो BWHW के अंदर आ जाएगा। BWHW के अंदर गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर इसके अंदर आते हैं। BWHW इसके लिए बिल्कुल राइट रहेगा। कोपेन का वर्गीकरण आप एग्जाम से पहले बहुत अच्छे से पढ़कर जाएं, एग्जाम में क्वेश्चन आपको डेफिनेट मिलेगा। किशनगढ़ चित्रशैली के संरक्षक थे सावंत सिंह, की मृत्यु कहाँ हुई? अब आपसे ये पूछना चाहता है, एक चीज़ आपको यहाँ ध्यान रखनी है, किशनगढ़ शैली का संरक्षक कौन था? तो क्या ध्यान आएगा आपको? सावंत सिंह था। किशनगढ़ चित्रकला शैली का संरक्षक कौन था? सावंत सिंह था, जिसकी मृत्यु होती है वृंदावन के अंदर। कहाँ पर हो जाती है साथियों? वृंदावन के अंदर जिसकी मृत्यु होती है, सावंत सिंह की मृत्यु कहाँ पर? वृंदावन के अंदर होती है। नेक्स्ट देखते हैं, स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट, ये 2017 की है साथियों, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है अभी। इसके जगह मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट जो कि 2021 की आ चुकी है। स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट कौन सी आ चुकी है? 2021 वाली आ चुकी है, जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कौन सी वाली? 2021 वाली। उसके अनुसार हम देखेंगे सुरक्षित वन क्षेत्र कितना है, सुरक्षित वन क्षेत्र कितना है, और रिजर्व प्रोटेक्टेड जो सभी अनावरण है ना, वो मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। पूरी की पूरी फॉरेस्ट रिपोर्ट अभी हम जो इसके सापेक्ष रहने वाली है वो हम यहाँ पर देखेंगे साथियों। फॉरेस्ट रिपोर्ट इसके अनुसार देखेंगे कौन सा क्या रहेगा। मैं आपको बता रहा हूँ आरक्षित वन, एक मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ आरक्षित वन होता है। आरक्षित वन जो है वो आप ध्यान रखोगे कितने प्रतिशत है आरक्षित वन? 37.05%, 37.05% रहेगा। क्षेत्रफल की बात करें तो 12,176.24 किलोमीटर स्क्वायर। इसके बाद आपको ध्यान रखना है रक्षित वन। मैं आपके लिए वन रिपोर्ट भी अलग से लेकर आने वाला हूं, वो भी हम करने वाले हैं। तो रक्षित वन जो है वो साथियों, रक्षित वन को हम प्रोटेक्टेड वन कहते हैं। रक्षित वन क्या हो जाएंगे? प्रोटेक्टेड। ये रिजर्व्ड है, ये प्रोटेक्टेड वन की बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 56.49%, 56.49% है। और अनक्लासिफाइड जो अवर्गीकृत वन है ना, अवर्गीकृत जिसको हम कहेंगे, इसमें आप ध्यान रखोगे अवर्गीकृत वन जो है वो कितने प्रतिशत हैं? 6.46%। ये ऑफिशियल वन रिपोर्ट के आधार पर मैंने बताया है। आरक्षित वन जिसको हम रिजर्व वन कहते हैं 37.05, रक्षित वन जिनको हम प्रोटेक्टेड वन कहते हैं 56.49%। अवर्गीकृत अनक्लासिफाइड वन जो है उसको हम ध्यान रखेंगे 6.46% उनका है। एक एग्जाम में क्वेश्चन और पूछा जा सकता है सॉरी, फॉरेस्ट कवर कुल वनावरण कितना है? राजस्थान का कुल वनावरण आपसे पूछा जा सकता है, वनावरण कितना है, यानी फॉरेस्ट कवर कितना है। इंग्लिश में भी जरूर देख लेना, कभी कभी एग्जाम में अगर कंफ्यूजन हो तो वो वहां से दूर हो जाएगी। फॉरेस्ट कवर कितना है
प्रतिशत में बात की जाए तो 4.8% होगा। 4.8% तो कवर एरिया हो जाएगा। और वैसे अगर वर्ग किलोमीटर की बात करूं मैं यहाँ पर 16,654.96 हो जाएगा। 16,654.96 ये किलोमीटर स्क्वायर है। ये आप ध्यान रखना है, इसको कॉपी पेन में जो वन रिपोर्ट है ना वो अच्छे से आप पढ़कर जाना एग्जाम से पहले। अब हमको फसल दे रखी है और उनकी उपज किस्में दे रखी हैं, उनको सुमेलित करना है साथियों। फसल को उनकी उपज किस्म के अनुसार हमको सुमेलित करना है। फसल हमको, आपको ये ध्यान आना चाहिए, मक्का का नाम आ रहा है तो मक्के की किस्म को आपको ध्यान आनी चाहिए। देखिए साथियों, माही कंचन दे रखी है। माही कंचन आप सभी को पता होगा मक्के की किस्म है, आप सभी को पता होगा, हमने कर भी रखा है। माही कंचन और एक माही सुगंधा है। आप कमेंट करके फिर से बताइए कि माही सुगंधा किसकी है। मैंने आपको बहुत अच्छे से बता रखा है माही सुगंधा किसकी किस्म है। माही सुगंधा आपको कमेंट करके बतानी है। अब आप ध्यान रखोगे माही सुगंधा जो है, सुगंध जो है चावल से आती है, तो माही सुगंधा चावल की हो जाएगी। माही कंचन और माही धवल जो है वो मक्का की किस्में है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ना जाने कितनी बार एग्जाम में पूछ लिया गया है। अब आप देखिए यहाँ पे डी में एक आ रहा है, डी में एक आ रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शंस में देखिए डी में एक केवल इसी ऑप्शन में आ रहा है। तो ये अगर एक ऑप्शंस भी हमें आ रहा था ना, उससे हमारा क्वेश्चन कवर होता, उससे हमारा क्वेश्चन कवर हो रहा था। एक ऑप्शन आने की वजह से भी मक्का माही कंचन है, जैसे डी में एक आ गया तो ये ऑप्शन सही हो गया। वैसे अब आप देख लो, गेहूं की हो जाएगी राज 3,077, जो की हो जाएगी RD 2035 और बाजरा की RHB 30। ये इस प्रकार इसका राइट आंसर रहने वाला है। राजस्थान में पुगल नस्ल किसकी है? राजस्थान के अंदर पुगल नस्ल पूछना चाहता है साथियों। इसके लिए राइट रहेगा भेड़ की। इसके लिए राइट क्या हो जाएगा? भेड़ की नस्ल हो जाएगा। ये पुगल किसकी होगी? भेड़ की नस्ल होगी साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सी एक बनास नदी की सहायक नहीं है? बनास नदी की सहायक नदी कौन सी नहीं है वो आपको यहाँ पर बतानी है साथियों। मानसी, कोठारी, मोरेल, ये सभी की सभी बनास नदी की सहायक है। लेकिन आप सभी को ध्यान आ रहा होगा पार्वती नदी। पार्वती नदी जो है चंबल की सहायक नदी है। किसकी सहायक है? पार्वती चंबल नदी की सहायक नदी है। तो क्वेश्चंस के लिए हमारा राइट आंसर 2 नंबर ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। निम्नलिखित में से 2011 की जनगणना के अनुसार हमको राजस्थान की जनसंख्या से संबंधित सही कथन का चयन यहाँ पर करना है। जनसंख्या का कथन दे रखे हैं और उनको सही चयन हमको यहाँ पर करना है। बच्चों का लिंग अनुपात 888 है, ये बात ठीक है, नोट डाउन रखना। बच्चों का लिंग अनुपात 888 है। आप फॉरेस्ट रिपोर्ट पढ़ लेना, जनगणना पढ़ लेना, 1857 की क्रांति है, कोपेन का वर्गीकरण है। ये टॉपिक जो है ना आप बहुत अच्छे से एग्जाम से पहले कवर कर लो, एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। महिला साक्षरता का प्रतिशत 52.1% है साथियों, ये बात भी ठीक है। महिला साक्षरता प्रतिशत कितना है? 2011 की जनगणना के अनुसार 52.1% हो जाएगा। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट। इसके बाद ये कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 16.9% है। नहीं, ऐसा नहीं है, 16.9% नहीं है जनजाति का। तो कितना है साथियों? तो आप ध्यान रखोगे 13.5% है। 13.5% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है। इसके बाद जो नगरीय की बात की जाए, नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत हमको दे रखा है जो कि 25.1 नहीं होगा। इसके अलावा कुछ अन्य फैक्ट मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। जनजाति की तो मैंने आपको 13.5 बता दिया है। जाति का प्रतिशत कितना है? यानी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति हो जाएगी 17.8%। ये किसके अनुसार आ रहा है? ये आ रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार। अब नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत 25.1% दे रखा है जो कि गलत है। कितना है? 24.9% होगा। 24.9 होगा तो ये तो नगरीय जनसंख्या होगी। तो इस आधार पे हम ग्रामीण जनसंख्या भी बता सकते हैं ना, ग्रामीण जनसंख्या प्रतिशत भी तो आप यहाँ पर बता सकते हो। इस हिसाब से 24.9 हो गया तो ये कितनी हो जाएगी? 75.1। ये कितनी होगी? 75.1 ग्रामीण हो जाएगी, नगरीय 24.9। जाति अगर अनुसूचित जाति की पूछा जाए 17.8 और जनजाति की पूछा जाए तो यहाँ पर 13.5 आप ध्यान रखोगे। ये इस प्रकार हमारा क्वेश्चन हो गया। तो दो इसमें ऑप्शन कौन से सही है? ए ऑप्शन ठीक है, बी ऑप्शन ठीक है, ए, सी और डी गलत है। ये पूछना चाहता है सही उत्तर का चयन करें। अब ये पूछ सकता था यहाँ पर कौन सा यहाँ पर गलत है, तो सी और डी हम गलत कर देते। अब सही पूछा है तो ए और बी हो जाएगा। ये चीज़ें आपको ध्यान देनी है, ए और बी यहाँ पर सही है, ये चीज़ें हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट। पर्यटन केंद्र दे रखे हैं, जिला दे रखे हैं, उनको सुमेलित करना है। पर्यटन केंद्र है, जिला है, उनको सुमेलित करना है।
ये रहे आपके ऑप्शंस, इनको आपको मेल मिलान करना है इनका। साथियों इसमें आप ध्यान रखोगे फूल सागर जो है बूंदी के अंदर है, फूल सागर कहाँ पर है, बूंदी के अंदर है, यानी इसमें आ जाएगा 3 नंबर। गागरोन का किला आप सभी को पता होगा झालावाड़ के अंदर है, गागरोन का किला कहाँ पर है, झालावाड़ के अंदर है, यानी 4 नंबर हो जाएगा। जगदीश मंदिर जिसे सपने में बना मंदिर हम कहते हैं, जगदीश मंदिर को क्या कहते हैं, सपने में बना मंदिर कहते हैं, ये कहाँ पर है, उदयपुर के अंदर है, यानी इसमें 2 नंबर आ जाएगा। किराड़ू मंदिर आप सभी को पता होगा बाड़मेर के अंदर है, किराड़ू मंदिर कहाँ पर आ जाएगा, बाड़मेर में आ जाएगा। खजुराहो इनको कहा जाता है, राजस्थान का खजुराहो इनको कहा जाता है, वो भी आपको ध्यान होगा। जगदीश मंदिर को सपने में बना मंदिर कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या राइट हो जाएगा, 3 4 2 1, ये ऑप्शन मैच करेगा, आप अपने हिसाब से इसको मैच कर लेना, ये ऑप्शन भी यहाँ पर बिल्कुल ठीक रहने वाला है। राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना किस वर्ष की गई थी, डेयरी विकास निगम, राजस्थान राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना कब की जाती है, 1975 के अंदर की जाती है। राजस्थान में राज्य डेयरी विकास निगम की स्थापना 1975 में होती है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की अधिसूचना कब जारी की थी, राजस्थान राज्य सरकार ने राजस्थान राज्य मानवाधिकार आयोग के गठन की पूछा गया है, अधिसूचना जो जारी करते हैं कब करते हैं साथियों, आप सभी को पता होगा 18 जनवरी 1999, 18 जनवरी 1999 को अधिसूचना जारी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं साथियों, ये रहा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में हर साल सर्दियों में विभिन्न प्रकार के प्रवासी पक्षी आते हैं, वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कुरंजा पक्षी, डेमोसिल क्रेन कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। साथियों आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते हो, और कमेंट करके बताएं आपको वीडियो कैसा लगता है। आप जो कमेंट करते हो उससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। राजस्थान में पूछा गया है, हर साल आते हैं, प्रवासी पक्षी आते हैं। कुरंजा पक्षी, कुरंजा पक्षी आपको ध्यान रखना है, कुरंजा पक्षी को डेमोसिल क्रेन भी कहा जाता है। ये क्वेश्चंस में भी आप क्वेश्चंस देख सकते हो, कहाँ बहुत बड़ी संख्या में पहुंचते हैं, तो इसके लिए राइट क्या हो जाएगा, खिंचन पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं साथियों, खिंचन में पहुंचते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि आहड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री जो है हमें बाह्य संपर्कों का संकेत देती है। ऐसी सामग्री हमको आहड़ के उत्खनन में मिली है जिससे हम ये पता लगा सकते हैं कि इसके जो संपर्क हैं, लिंक जो रहे हैं, वो बाहर के साथ, बाहर की सामग्री जो संबंधित है उस सामग्री से लगा सकते हैं कि जो संबंध रहे हैं वो बाहर रहे हैं। तो लेपिस लाजुली इसके लिए राइट हो जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सामग्री जो बाह्य संपर्कों का हमको संकेत देती है कि संपर्क जो है बाहर, लिंक जो है बाहर रहे हैं, लेपिस लाजुली से हम ये पता लगा सकते हैं साथियों। नेक्स्ट पे चलते हैं, 7 अग्नि वेदिकाओं की पंक्ति प्राप्त हुई है। मैंने आपसे कहा था ये कालीबंगा से क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने से मिलता ही मिलता है, कालीबंगा का एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेट आएगा। 7 अग्नि वेदिकाएं, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा इसके लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, किस पूरा स्थल पर चित्रित सेल सराय प्राप्त हुई हैं। पूरा स्थल का नाम बताना जहाँ पर चित्रित सेल सराय हमको प्राप्त हुई है, वो हमको प्राप्त होती है कहाँ से, बैराट से। 1 नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, बैराट से हमको चित्रित सेल सराय प्राप्त होती है साथियों। रणथंबोर के शासक थे हमीर देव, किस मंगोल नेता को शरण देने पर अलाउद्दीन खिलजी उन पर आक्रमण कर देता है। रणथंबोर के शासक हमीर देव द्वारा किस मंगोल नेता को शरण देते हैं, उस नेता का नाम बताना है, उस कारण अलाउद्दीन खिलजी रणथंबोर पर आक्रमण कर देता है। साथियों रणथंबोर पर आक्रमण करता कब है, ये भी आपको ध्यान आना चाहिए ना, 1301 ईस्वी में करता है। यहाँ पर शाखा भी होता है, वो भी आपको ध्यान आना चाहिए। 1301 ईस्वी में रणथंबोर का प्रथम शाखा, राजस्थान का प्रथम शाखा भी इसे माना जाता है। अगर राजस्थान का प्रथम शाखा पूछा जाए ना तो यही माना जाएगा। 1299 में जैसलमेर में होता है, लेकिन आरपीएससी इसको आंसर मान रहा है, तो 1301 वाला ही आप टिक करोगे। किसको शरण देता है साथियों, मोहम्मद शाह को। 2 नंबर ऑप्शन यहाँ पर राइट हो जाएगा। मोहम्मद शाह को अलाउद्दीन, जो हम अमीर देव चौहान होते हैं, मंगोल नेता होता है मोहम्मद शाह, उसको शरण देते हैं, उस कारण अलाउद्दीन रणथंबोर पर आक्रमण कर देता है साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नाटक ललित विग्रहराज की रचना की गई है। नाटक जो ललित विग्रहराज की रचना किसके द्वारा की गई है, आपसे पूछना चाहता है। इसमें आप साथियों ध्यान रखोगे सोमेंद्र द्वारा, सोमेंद्र द्वारा जो है, सोमेंद्र द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की जाती है। अब आप एक बात यहाँ पर ध्यान रखो, सोमेंद्र, या आपको ऑप्शंस में क्या मिल सकता है, सोमदेव। ये पॉइंट ध्यान रखना, सोमेंद्र बोल दो या सोमदेव बोल दो, एक ही बात है। सोमेंद्र बोलो या सोमदेव बोलो,
ललित विग्रहराज की रचना की गई है। सोमेंद्र, सोमदेव मैं आपको बोल रहा हूँ, अपने नोटबुक में नोट डाउन, जो आपके नोट्स है उसमें आप इसको नोट डाउन कर ले, सोमेंद्र द्वारा या सोमदेव द्वारा ललित विग्रहराज की रचना की गई है। मैं आपको कुछ अन्य यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें बताना चाहता हूँ। राजशेखर द्वारा, ये जो पुस्तक का नाम बहुत बार एग्जाम में आती है, राजशेखर वाली आप क्या ध्यान रखोगे, राजशेखर की आप ध्यान रखोगे प्रबंध कोश। प्रबंध कोश जो है राजशेखर की है। कौन सी है? प्रबंध कोश राजशेखर की है। मैं आपको एक और पूछना चाहूंगा, यहाँ पर एग्जाम में क्वेश्चन वो भी आता है, चंद्रशेखर जो है, चंद्रशेखर की पुस्तक जो है, रचना जो है, उसका नाम आप यहाँ पर बताएं, कमेंट करके बताएं चंद्रशेखर की पुस्तक का नाम। चंद्रशेखर की पुस्तक का नाम आप कमेंट करके बताएं, वीडियो को पॉज करें और कमेंट करके बताएं साथियों। इसके लिए राइट क्या हो जाएगा हमारा? हमीरहट। चंद्रशेखर की हमीरहट हो जाएगी, प्रबंध कोश हमारी राजशेखर की हो जाएगी। ये पॉइंट भी आपको ध्यान रखने हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जालोर में अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन शासक कौन था? जालोर के अंदर अलाउद्दीन खिलजी का समकालीन, अलाउद्दीन खिलजी के समय यहाँ पर साका होता है, वो आपको पता होगा। तो साका उस समय कौन करते हैं? कानड़ देव करते हैं ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कानड़ देव हो जाएगा। और जालोर वाला तो कब होता है, ये एक चीज़ ध्यान रखना, रणथंबोर, उसके बाद अपना चित्तौड़ वाला, फिर सिवाना और जालोर, इनका क्रम पूछा जाता है, इनका क्रम पूछा जाता है कब इनके अंदर साके में, वो भी आपको ध्यान रखना है। जालोर में कब होता है? 1311 में होता है। सिवाना में कब होता है? तो 1308 ध्यान रखोगे। और वहीं पर चित्तौड़ में 1303, रणथंबोर 1301, 1301 रणथंबोर, 1303 चित्तौड़, 1308 सिवाना, 1311 जालोर, ये क्रम पूछा जाता है। इनको व्यवस्थित करने का ये भी पूछा जाता है, वो भी ध्यान रखना अपने को। किस ताम्र पाषाणकालिक स्थल पर सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री प्राप्त हुई है? सबसे ज्यादा ताम्र सामग्री आप सभी को पता होगा कहाँ मिली है, तो गणेश्वर। राइट क्या हो जाएगा? गणेश्वर के अंदर सबसे ज्यादा ताम्र पाषाणिक स्थल है, जो जहां पर हमको ताम्र सामग्री वहां से मिली है। नेक्स्ट है, प्रताप ने 1800 साथियों, प्रताप जो है 1585 ईस्वी में अपनी नई राजधानी बनाता है। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको बता रखा है, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत अच्छे से करवा रखा है साथियों। इसमें हमने क्या है कि 1585 में पूछ रहा है, तो 1585 में प्रताप जो है अपनी राजधानी को चावंड बना लेता है। राजधानी 1585 में कहाँ स्थानांतरित कर लेता है? चावंड बना लेता है। और ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जो कंप्यूटर अनुदेशक का पेपर हुआ था ना, उसमें पूछा गया था कि चावंड जो राजधानी बनाता है वो कब बनाते हैं, उसमें टाइम पूछ लिया गया था। कंप्यूटर निदेशक का एग्जाम का आपको पता होगा, तो उसमें ये क्रम, उसका टाइम पूछ लिया गया। क्वेश्चंस यही आते हैं, मैं बार बार आपको ये बात कहना चाहता हूँ, यहाँ पर यही बताना चाहता हूँ कि ये क्वेश्चंस अलग, क्वेश्चन चेंज क्या हो गया कि वहाँ पर चावंड देकर टाइम पूछ लिया, यहाँ पर टाइम देकर राजधानी पूछ लिया। ऐसा ही क्वेश्चंस एग्जाम में आएंगे। बार बार मैं आपको यहाँ पर यही कहना चाहता हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से लगाएं और ये आपके आगामी एग्जाम में बहुत बड़ा योगदान देने वाले हैं। जून 1941 में अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया? क्या कहना चाहता है? जून 1941 के अंदर अलवर राज्य प्रजा मंडल द्वारा आयोजित जागीर माफी प्रजा सम्मेलन राजगढ़ का उद्घाटन किसने किया था साथियों? इसके लिए जो राइट आंसर हमारा रहने वाला है, सत्यदेव विद्यालंकर। ए ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट रहेगा, ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट रहने वाला है, सत्यदेव विद्यालंकर इसके लिए राइट हो जाएगा। एक नंबर ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, विजय सिंह पथिक से संबंधित निम्न कथनों पर हमको विचार करना है। विजय सिंह पथिक के जो ऑप्शंस दे रखे हैं उनसे संबंधित हम विचार करेंगे। रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे, ये बात ठीक है। रास बिहारी, विजय सिंह पथिक जो थे, रास बिहारी बोस के क्रांतिकारी दल से संबंधित थे। इन्होंने विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना की, आप सभी को पता होगा। विद्या प्रचारणी सभा की स्थापना विजय सिंह पथिक करते हैं। इन्होंने सेवा समिति की भी स्थापना की, ये बात भी ठीक है। सेवा समिति की स्थापना कौन करते हैं? विजय सिंह पथिक करते हैं। साधु सीताराम दास के साथ मिलकर एक अखाड़ा स्थापित करते हैं। बिजोलिया किसान आंदोलन से जुड़ते हैं, तब की बात ये यहाँ पर आ रही है। तो साधु सीताराम दास बिजोलिया किसान आंदोलन का प्रथम चरण के अंदर होते हैं साधु सीताराम दास, ये भी ध्यान आना चाहिए आपको यहाँ पर। तो अखाड़ा स्थापित करते हैं, ये चारों बातें ठीक है। तो ए बी सी डी ये सही हो जाएगा, यानी 4 नंबर ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन रहने वाला है। आप वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जो भी आपके पास सोर्स हैं, व्हाट्सएप, टेलीग्राम पे शेयर कर सकते हो, इंस्टाग्राम पे आप शेयर कर सकते हो, फेसबुक पे आप शेयर कर सकते हो, लाइक कर सकते हो वीडियो को। कमेंट कर हमें जरूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा है। कमेंट करते हो उससे हम मोटिवेट होते हैं और एक बेहतर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। इसी प्रकार जो सेकंड ग्रेड के जो भी प्रीवियस पेपर हुए हैं वो लेकर आएंगे। और ये सेकंड ग्रेड के पेपर जो है, ऐसा नहीं है कि सेकंड ग्रेड के लिए इंपॉर्टेंट है, ये रीट वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो अन्य राजस्थान के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं ना,
उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन देखोगे पता चलेगा कौन सा क्वेश्चन कब कब एग्जाम में है, मैं आपको वो भी बता रहा हूँ। आरएसएसएम भी आरपीएससी वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, आरएसएसएम भी आरपीएससी वाला पूछ रहा है, आरपीएससी आरएसएसएम भी वाला है वहाँ से। तो क्वेश्चन एक दो आपको नहीं मिलते हैं, वो सभी को उसमें दिक्कत आती है, लेकिन आप ये मानो 80% पेपर वहीं से कवर हो जाएगा आपका। 80% बहुत होता है, आपका सिलेक्शन कराने के लिए बहुत है। मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, अंतिम समय में एक बार टाइम लगा, ये जो हमारा वीडियो आता है 15 से 20 मिनट का वीडियो होता है, तो आप जरूर देखें। किस चौहान शासक द्वारा ज्वालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया? चौहान शासक का नाम बताना है, ज्वालीपुर को जवालापुर परिवर्तित किया गया, तो परिवर्तित कौन करते हैं? इसके लिए राइट हो जाएगा विग्रहराज चतुर्थ। क्या राइट हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ जो है चौहान शासक वो थे, ज्वालीपुर को जवालापुर में परिवर्तित करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा शेयर जरूर करें, कॉमेंट करके बताएं। थैंक्स, धन्यवाद साथियों, आज के लिए इतना ही।